हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज हमने जो आर्टिकल लिया है वो द हिंदू से ना लेकर द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। और इसकी वजह ये है, अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि गीतांजलि श्री को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज उनकी किताब रेत समाधि के लिए, रेत समाधि के इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन के लिए, टूम ऑफ सैंड। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। सो मैं इसको कवर करना चाह रही थी, और आज मुझे इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल मिल गया। सो आज हमने ये लिया है, और साथ ही साथ ये अच्छा भी है कि हम अलग अलग न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी देखें। सो सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड और इसका बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिला है, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, आर्टिकल समझने में भी हमें आसानी होगी अगर हमें थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी पता होगी। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अब यहाँ पे बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में आप कंफ्यूज ना हो, ये दो अवार्ड्स हैं। बुकर प्राइज का ही सिस्टर अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया जाता है वो एनुअली दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है। और साथ ही साथ एक किसी वर्क को दिया जाता है, फाइनेस्ट सिंगल वर्क अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं का भी, ये पूरी दुनिया में कहीं के भी राइटर को और किसी भी भाषा की पुस्तक को मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो पुस्तक शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। जो भी किताब है, नॉवेल है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए और शुड बी पब्लिश्ड इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। ठीक है, इन इन कंट्रीज में पब्लिश होना चाहिए। इस वर्ष 2022 में, 2022 में यह पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को, उनके नॉवेल रेत समाधि। हिंदी में लिखा था इन्होंने इस उपन्यास को, रेत समाधि, जो कि ट्रांसलेट किया गया, डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश, और नाम है उसका टूम ऑफ सैंड। तो ये कोई भी इसमें से सवाल आ सकता है कि ये एनुअली होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से लोगों को मिल सकता है, कहीं तो हम अराउंड द वर्ल्ड किसी भी राइटर को मिल सकता है, किसी भी भाषा का। लेकिन अब दो शर्तें क्या है कि द नॉवल शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और शुड बी पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड। इस साल मिला है गीतांजलि श्री को रेत समाधि पुस्तक के लिए, टूम ऑफ सैंड के लिए। इसमें जो विनर होते हैं उनको 50,000 यूरो का पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हाफ हाफ दोनों में बांट दिया जाता है, जो राइटर हैं और जो ट्रांसलेटर हैं। इस वर्ष से जो शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स हैं उनको, ऑथर्स एंड ट्रांसलेशंस, दो ट्रांसलेटर्स दोनों को 2,500 यूरो दिया जाएगा। पिछले साल तक यह राशि $1,000 थी। सो ये हो गया बैकग्राउंड। एक और पॉइंट आप नोट कर ले कि जो ये बुक है पब्लिश्ड हुआ था टिल्टेड, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं, टिल्टेड एक्सिस प्रेस। सो इतने सारे से आपको हर एग्जाम में, अब आज से लेकर अगले 6 महीने 8 महीने तक जितने एग्जाम देंगे, एक न एक या दो सवाल तो यहाँ से पक्का है। ठीक है, अब आते हैं हम इस आर्टिकल पे। दिस वर्ल्ड अ मिराज। सो मिराज का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, मृग मरीचिका। ऐसा कुछ जो लगता है, दिख रहा है, लेकिन वो होता नहीं है ना? जैसे कि मरुस्थल में होता है, जब आप बहुत प्यास लगी होती है और ऐसा लगता है दूर से कि वहां पानी है, जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि पानी नहीं है, इसको कहते हैं मिराज। सो लाइफ में भी कोई ऐसी चीज जो लगता है कि है लेकिन वो संभव नहीं है, इसको कहते हैं एक ऐसी विश, एक ऐसा होप, लेकिन वो अचीव नहीं हो सकता। तो दिस वर्ल्ड अ मिराज। आई बिगिन विद अ कन्फेशन एंड apology to the non-Hindi readers of Reth Samadhi by Gitanjali Shri, translated by Daisy Rockwell into English as Tomb of Sand. I have resisted reading the translated version, the winner of the International Booker Prize, because even though it must be very good, it may not replicate for me the resonance of the original. So मृणाल पांडे जिन्होंने लिखा ये आर्टिकल कहती हैं कि मैं कन्फेशन के साथ शुरू करूंगी इस आर्टिकल को कि मैंने इसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ट्रांसलेटेड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं नहीं रेप्लिकेट कर पाएगा जो ओरिजिनल का रेजोनेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Writers in languages other than English face tough choices today, but the sheer brilliance of Gitanjali's art leaps over a digital world that is forever pushing us to settle for a uniform, universally understood voice, loud, full of hyperbole,
and easy comparables. So कहते हैं, राइटर यहाँ पे कहती हैं कि जो भी राइटर आज इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में लिखता है उसको टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते, लेकिन गीतांजलि के शेयर ब्रिलियंस, मतलब सिर्फ अपने ब्रिलियंस के बल पे कह सकते हैं, लीप्स मतलब जंप लगाना, छलांग मारना, उसके बल पे इन्होंने ये हासिल किया है, ये अवार्ड जो इनको मिला है। और लाउड जो वॉइस है उनका इस नॉवेल में, दैट इज लाउड, फुल ऑफ हाइपरबली, मतलब कुछ कहना या कुछ लिखना इस ढंग से कि वो आपकी बात को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है, ज्यादा इस तरह से कंपेरेबल्स यूज किए गए हैं कि वो बात को और इंटरेस्टिंग बनाता है और बेटर बनाता है। हर प्रोटैगनिस्ट डिफाइज ऑल एफर्ट्स टू जनरलाइज लैंग्वेज, जेंडर, मदर डॉटर रिलेशनशिप एंड पार्टीशन ऑफ नेशंस। सो बेसिकली ये कहानी है इंडिया की, और पार्टीशन के समय की कहानी है, और एक 80 ईयर ओल्ड वुमन के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी कि जब उनके पति का देहांत हो जाता है उसके बाद वो किस तरह से नहीं चाहती हैं जिंदा रहना और बिल्कुल मुंह मोड़ लेती हैं सबसे। फिर उनके जो नाती पोते हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह से उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो पूरी कहानी चलती है। Throughout, she speaks in one voice to her rambling, widowed mother, Chandraprabha, in another to her bureaucratic brother, yet another to his wife, and of course to the working classes who visit the home. Then suddenly, the novel playfully decides to defy linear time. It leaps back some 8 decades to when the subcontinent was partitioned. So, शुरुआत यहाँ से होती है, एक परिवार की कहानी है, और फिर फ्लैशबैक में कहानी चली जाती है जब पार्टीशन हुआ था 8 decades बैक, तब की फिर उस समय की पूरी जिंदगी यहाँ पे दर्शाई गई है। At this point, she casually informs readers that her mother was married to a man from another community before she married to the one who was their father and whose death plunged her deep into depression. कहता है कि बहुत कैजुअली फिर वो बताने लगती हैं अपने नॉवेल में अपनी मदर के बारे में, जो कि अनदर कम्युनिटी के एक पर्सन से मैरिड थी पहले, जब उनके पिता से उनकी शादी हुई थी, और उनके पिता के डेथ के, यहाँ पे जो डेथ की बात हो रही है वो फादर के डेथ की बात हो रही है, डेथ की वजह से शी प्लंज्ड हर सेल्फ डीप इनटू डिप्रेशन। वो जो लेडी हैं अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। प्लंज्ड यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आ जाना, बिल्कुल क्रैश कर जाना, प्लमेट भी कह सकते हैं, deep into depression. In comes Rosie, a trans woman who coaxes Ma out of her bed and reintroduces her to her daughter's world. So यहाँ पे कोक्स मतलब क्या हो गया, फुसलाना। यहाँ पे रोजी ये क्या करती है, माँ को जो कि डिप्रेशन में है फुसलाती है कि आप अपने बेड से बाहर आओ, और उनको फिर से परिचय कराती है उनकी डॉटर की दुनिया से। As she moves out of her son's house to her daughter's, Ma crosses a boundary and begins to speak. जैसे वो अपने बेटे के यहाँ से फिर अपनी बेटी के यहाँ आती हैं, वो एक बाउंड्री क्रॉस करती हैं और बोलना शुरू करती हैं। Together, through rambling conversation, the mother and daughter travel back and forth in time, occasionally even stepping onto the Silk Route, where tribes from all over Asia met and traded goods and tales and smokes their hookahs in companionable silence. कहते हैं कि अब माँ बेटी के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसके थ्रू काफी सारी चीजें गीतांजलि श्री बताती हैं अपने इस नॉवेल में। What this brilliant piece of time travel is reminding us of is that if a writer wishes to find his own voice, he or she must refuse to stay put. यहाँ पे कहना है इनका कि ये जो टाइम ट्रेवल है, जो माँ बेटी के कन्वर्सेशन के दौरान ये पीछे की टाइम ट्रेवल करती हैं, वो क्या रिमाइंड कराता है हमें कि अगर कोई राइटर चाहता है अपनी वॉइस जो उसको लग रहा है वो लिखना, वो बताना, तो उसको मस्ट रिफ्यूज टू स्टे पुट। स्टे पुट मतलब टू कंटिन्यू टू बी इन वन प्लेस, या जैसे एक जगह पे जमे रहना। तो ऐसी कोई बात कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा ना सोच करके अपनी वॉइस को जरूर बाहर लेके आना चाहिए, और कोई भी जो बनी बनाई बातें हैं उस पे नहीं स्टिक करना चाहिए। A creative mind must remain nomadic so that art remains as polyphonic, unpredictable and porous, just like the human race. तो कहते हैं कि जो क्रिएटिव माइंड है, जो लिखता है, उसको नोमैडिक होना चाहिए, मतलब खाना बदोश, जो कि इट शुड कीप वंडरिंग,
कहीं भी कोई बाउंड्रीज ना हो, सो दैट ताकि उसका जो आर्ट है ये पॉलीफोनिक, मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे तरह के वेराइटी ऑफ साउंड्स हो उसके, अनप्रेडिक्टेबल हो, पोरस हो, कैसा, जस्ट लाइक द ह्यूमन रेस। लाइफ द लिटिल टेल्स एंड सब टेल्स इन रेत समाधि tell us, it should be Reet Samadhi, tell us is not a linear, predictable progression of events. Time implicates both the oppressor and the oppressed, brutalizing men and the nations they built through violent acts. Life poses harsh questions here about the monuments that history will create and erase mercilessly. So कहता है कि ये जो कहानी है, ये जो उपन्यास है, वो उस पे कोई बाउंड्रीज नहीं उन्होंने सेट की है। ये सारी कहानी कहता है, ऑपरेसर के बारे में भी बताता है, ऑपरेस्ट के बारे में भी बताता है। बट रेशियल मेमोरीज डोंट डाई इजीली. रेड समाधि लीव्स ओवर द करेंट डोमिनेंस ऑफ अ हार्ड पॉलिटिकल हिंदुत्व when the mother's memories transport her and her daughter to a dusty no man's land. The Red Samadhi or burial mound blends with ancient lore about Indra. Behold, I am the truth. Study me closely for your own good. I have killed Twastra, the creator of the Vajra. So I would suggest कि हम सभी को में जरूर इसको पढ़ना चाहिए. I fed the band of Arurmaga monks to salvaric dogs or wolves. I have broken up countless treaties made on earth, in the sky, and the further up in the heavens, but not a hair on my head was disturbed. If after receiving this wisdom from me, you can fathom the wise and wherefores of my acts. Fathom means to understand something. Even if you go and murder your kin, you shall cease to hesitate and not allow any emotions to cross your face ever again. ठीक है, ये बुक का एक्सट्रैक्ट है. वी हैव येट टू अंडरस्टैंड फुल्ली द peculiar past of a polyphone Hindi heartland of North India, where multiple races came and fought and mingled. In the last 7 decades, English as the language of the rulers has slowly been losing much of its authority in the Delhi Darbar, which is today presided over those who loudly proclaim that they are all for Hindi, Hindu and Hindustan. So ये राइटर का कहना है कि पिछले 7 डेकेड में इंग्लिश की जो अथॉरिटी है वो कम हुई है और आज हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की काफी लाउडली बातें की जा रही. बट द हिंदी दे आर ऑप्टिंग फॉर हैज इग्नाइटेड फ्रैट्रिसाइडल रीजनल रेजेस. फ्रैट्रिसाइडल क्या क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि विद इन अ फैमिली, विद इन सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट होना. तो कहते हैं कि रीजनल लेवल पे ये इंडिया के जो प्रपोज्ड राष्ट्रभाषा है उसके प्रति एक इग्नाइट कर रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट. Gitanjali Shrees has always been a strong and vibrant voice against homogenization. In her earlier works, too, her language pulls readers in various directions and eras and their unsettled debts. यहाँ पे होमोजेनाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग यूनिफॉर्म, सिमिलर, समरूप जिसको बोलते हैं हिंदी में. सो कहते हैं कि इसके ये अगेंस्ट रही हैं गीतांजलि श्री. ठीक है. इन माई शी राइट्स ऑफ 3 generations of women spanning well over a century. In हमारा शहर she writes about small towns convulsed by communal fires that have raged underneath and erupted suddenly like lava gushing out. अभी हमारा शहर इनका दूसरा उपन्यास है. कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि इनको रेत समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला, लेकिन दूसरी इनकी और कौन सी पुस्तक है. रेत समाधि arrives like a resonant fugue summing up its various kinds of histories without denying the centrality of doubt and duality in life. All writers in Indian languages harbor many languages within themselves by the time they come of age. Simple mother tongue, then comes college with classes taught uniformly in English. Here a writer is faced with a choice: do a straight swap with English, the language of the well-educated in India's upwardly mobile, or say that not all of the well-educated must speak in the received voice. कहते हैं कि इनके सामने 2 चॉइस था कि जो एडुकेटेड लोगों की भाषा मानी जाती है इंग्लिश, या तो उसको चूज करती या फिर ये दिखाती, ये अपने नॉवेल के थ्रू ये मैसेज देती कि इवन जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो इंग्लिश में ही अपना जो भी काम करें या बात करें. गीतांजलि हैज चोजन द लेटर. इन इंडिया इट इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी टू राइट इन योर नेचुरल वॉइस without apologizing for its rusticity, varied tonal registers, or reducing it to an exotica or political weapon, or to win superficial feminist brownie points. Brownie points मतलब यहाँ पे क्या है? Brownie points एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि किसी काम के लिए क्रेडिट पा जाना. Rit Samadhi brings to us honest, even if painful, glimpse of life in non-English speaking India.
It is not one flat land, but a series of cultural republics. The mother and daughter in the novel appear in this landscape. So मदर और डॉटर के थ्रू उन्होंने ये पूरी कहानी बताई है और ये काफी एक ऑनेस्ट पिक्चर है किस चीज का, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया है उसकी जो कहानी है, उसका जो जीवन है। और सिर्फ एक बात इसमें नहीं कही गई है, सीरीज ऑफ कल्चरल रिपब्लिक्स है। राइटर कहती है, इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई मदर्स फेवरेट कपलेट बाय नजीर अकबराबादी, एन 18th सेंचुरी फकीर हु विटनेस्ड द फॉल ऑफ एम्पायर्स। गुल शोर बगुला आग हवा और कीचड़ पानी मिट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को, दुनिया धोखे की टट्टी है। सो ये इस कपलेट के साथ क्लोज करती हैं और इसीलिए इन्होंने कहा कि ये दुनिया एक मिराज है। सो ये राइटर के व्यूज थे, लेकिन आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला, किसने ट्रांसलेट किया, किस किताब के लिए मिला, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो उसका क्या नाम है, इनका और जो राइटर हैं गीतांजलि श्री उनकी और उपन्यासों का क्या नाम है। कई बार ये भी पूछ देते हैं कितना अवार्ड दिया जाता है, जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको कितना दिया जाता है। तो ये कितनी बार दिया जाता है, एनुअली है, बाई एनुअली है, या कितने 5 सालों में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने देखे हैं ये आपको मिल जाएगा हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर में, हमारे आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे। वहां पे वर्ड्स, उनके यूसेज, उनके सेंटेंसेस काफी डिटेल में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ उन वर्ड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो यू विल actually understand the meaning, and when you learn the meaning and again when you solve any question, कोई प्रश्न मिलता है जिसमें कि वो वर्ड है, तो आपके जहन में वो और भी पक्का होता है। सो एक सवाल है आपके लिए कि ये जो रेत समाधि पुस्तक है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है जिसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, उसको ट्रांसलेट किसने किया है? सो ये सवाल है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।